बेटा थोड़ा derivation, first derivation, chapter 1, electric charges and electric field, expression for electric field due to electric dipole on its axial line. दो डेरिवेशन आती है इलेक्ट्रिक डाइपोल की, इलेक्ट्रिक डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की दो डेरिवेशन आती है। फर्स्ट एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन क्या होता है, मान लो ये एक डाइपोल है, ये डाइपोल है, इसका लेंथ है 2a, इसका डाइपोल लेंथ माने इसका यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है 2a, ये इसका मिड पॉइंट है O। एक्सियल का मतलब इसी की एक्सिस पर हम कहीं यहां पहुंच गए P पॉइंट पर, जो इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर है। इस P पॉइंट पर इन दोनों की वजह से, अगर अकेला चार्ज होता तो खाली यही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता, अभी तो दो दो चार्ज है ना, डाइपोल है, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, ये भी लगाएगा, फर्स्ट भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा और सेकंड भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, ये भी रिकॉर्ड हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो ये दोनों मिला के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस P पॉइंट पे कितना लगाएंगे वो निकालना है हमें। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या करना है, डिराइव क्या करना है, इन दोनों की वजह से इस P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगेगा। एक्सियल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी की एक्सिस पर है, सेम एक्सिस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब वो एक्सिस का मतलब ये नहीं होता कि इधर ही होगा, इस लाइन में भी कहीं हो सकता है, बाहर होगा उसके। तो थोड़ा डायग्राम मैं ऊपर बना देता हूं, आप याद रखना हमेशा नेगेटिव को आप लेफ्ट में रखना, पॉजिटिव को आप राइट में रखना, है ना। ओरिजिन के लेफ्ट में क्या होता है नेगेटिव, राइट में क्या होता है पॉजिटिव, और इसी की एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, आपको यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इसका पूरा लेंथ हमने कितना माना था 2a, सेंटर इसका O है इसलिए 2a मानते हैं, ताकि इस 2a का हाफ क्या हो जाएगा a, और इधर भी ये क्या हो जाएगा a। नाउ फिर आप लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, डेरिवेशन बहुत आसान है, बस आप कंसेप्ट याद करना, रटना नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज एट B, ड्यू टू चार्ज एट B, एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, जो फर्स्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा उसको मैं E1 मान रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, KQ बाय R स्क्वायर। R इज द डिस्टेंस ऑफ द चार्ज एंड द पॉइंट। R क्या होता है, इस चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस, बताना कितना डिस्टेंस है ये BP, ये पूरा x है और इसमें से a हटा दो तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा ना, इस x में से ये a माइनस कर दो तो ये वाला r आ जाएगा ना। r की वैल्यू क्या होगी, x माइनस a, x माइनस a, तो यहां मैं r स्क्वायर नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा x माइनस a का स्क्वायर। ये बात समझ में आई, r की जगह x माइनस a, ठीक, इसको छोड़ दो। अब हमने इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, अब इसकी वजह से भी निकालेंगे, फिर दोनों का टोटल निकालेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेटमेंट जरूर लिखना पेपर में, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू A, ड्यू टू चार्ज एट A, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E2 मान लेते हैं, फॉर्मूला सेम रहेगा। अच्छा मैंने आपको बताया था इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो चाहे प्लस क्यू है तो भी क्यू ही लेना है, माइनस क्यू है तो भी क्यू ही लेना है, डायरेक्शन मैटर्स है ना वेक्टर में। तो फॉर्मूला सेम होगा KQ बाय R स्क्वायर, KQ बाय R स्क्वायर। यहां से जो डिस्टेंस था वो था x माइनस a, यहां से जो डिस्टेंस ज्यादा होगा ना, यहां से इस P पॉइंट का क्या डिस्टेंस होगा x प्लस a, तो यहां जो डिस्टेंस होगा उसकी जगह हम क्या कर देंगे x प्लस a का स्क्वायर। ये बात समझ में आई। अब निकालते टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी P पॉइंट पे, वो आपको वही फिर से गैस वर्क करना नहीं है। आप देखो भैया ये प्लस है, तो प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ निकलती है बाहर, ये E1 कहाँ जा रही है बाहर, और ये नेगेटिव है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ जाएगी, नेगेटिव में अंदर की तरफ जाएगी ना, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है अंदर, तो ये ऐड हो गई सब्ट्रैक्ट, अलग अलग डायरेक्शन है ना। तो किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, बड़ी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस छोटा, जो पास वाला होगा वो ज्यादा होगा ना, तो E1 माइनस E2 करूंगा ना, तो E1 माइनस E2। अब बस इनकी वैल्यूज डाल दो, E1 ये है E2 ये है, तो E1 है आपका KQ अपॉन एक्स माइनस ए स्क्वायर, E2 क्या है KQ अपॉन एक्स प्लस ए स्क्वायर। KQ कॉमन ले लो ऊपर से, कॉमन ले लिया, एलसीएम ले लो, नीचे नीचे मल्टीप्लाई,
और क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे मल्टीप्लाई होगा x माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर क्रॉस, ये इधर ये बाहर चला गया ना, के क्यू बाहर, ये x प्लस ए स्क्वायर ऊपर आएगा और यहाँ पे x माइनस ए स्क्वायर ऊपर आएगा, तो यहाँ पे बचा के क्यू, इसे खोलो क्या होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी, और इसको भी खोलना, ब्रैकेट में खोलना इसको क्योंकि बाहर माइनस है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है। अच्छा जैसे दोनों पे स्क्वायर लगाओ तो आप ऐसे ही स्क्वायर हटा कर ना ऐसे होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, दोनों के अलग अलग स्क्वायर हटा दो, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये प्लस वाला माइनस होगा ये भी कट जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, टू एक्स ए प्लस टू एक्स ए क्या हो जाएगा फोर एक्स ए, टू एक्स ए प्लस टू एक्स ए फोर एक्स ए डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम लास्ट स्टेप पे पहुंच गए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं हम लोग पी पॉइंट पे, लास्ट स्टेप सुनो बेटा, ये जो क्यू है इसको तो ऐसे रहने दो, ये जो फोर ए है, फोर ए को ऐसे लिख सकते हो टू इंटू टू, टू इंटू टू लिख सकते हैं ना फोर को, और साथ में एक्स भी रह देता हूं मैंने फोर ए को लिख दिया टू ए इंटू टू, फोर को टू इंटू टू लिख दिया और ए पहले लिख दिया, क्यों लिखा आपको पता है, आपको ये पता है कि कल हमने पढ़ा था क्यू इंटू टू ए, क्या था डाइपोल मोमेंट क्या होता था, क्यू इंटू टू ए को क्या कहते थे पी डाइपोल मोमेंट, तो क्यू इंटू टू ए को हटाकर लिख देना पी, क्यू इंटू टू ए को हटाकर क्या लिख दिया पी, साथ में ये एक्स है और ये जो टू है ये बाहर लिख दो, तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला बन गया, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ई एक्शियल, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्शियल लाइन, बात समझ में। यहाँ राइट में रीजन लिख देना कि P क्या होता है Q इंटू टू ए, ये विजिबल है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक, ये समझ में आया क्या हुआ, फोर को हमने लिखा टू इंटू टू, क्यू इंटू टू ए, इसमें से क्यू और टू ए हटाकर उसको पी लिख देना, बाकी एक्स एज इट इज, ये वाला टू एज इट इज, यहां पे आपकी डेरिवेशन खत्म होती है। लेकिन न्यूमेरिकल में एक स्टेप आगे, आपको न्यूमेरिकल में ये वाला मत यूज करना, अब डेरिवेशन खत्म हो गई, अब जो मैं ये बता रहा हूं दिस इज स्पेशल केस, स्पेशल केस खाली न्यूमेरिकल में यूज होगा, डेरिवेशन पेपर में आएगी यही छोड़ देना, ये मत करना, ये न्यूमेरिकल के लिए। ये समझ में आ गया आपको, सिंपल था, एक बार इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना E1, एक बार इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना E2, फिर E1 में से E2 माइनस कर देना, सॉल्व करते करते इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, ठीक है। नाउ स्पेशल केस वन, इफ दिस एक्स इज मच मच ग्रेटर देन ए, मतलब ये पी पॉइंट बहुत दूर होता तो, बहुत दूर होता तो एक्स बहुत बड़ा नहीं हो जाता है ए से, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास 5 लाख रुपए हैं, 5 लाख रुपए में से 50 पैसा आप सारा को दे दो या 1 रुपए दे दो, 5 लाख रुपए में से 1 रुपए चले भी गए तो अप्रोक्सीमेटली क्या कितने बचे, 5 लाख ही बचे, 50% क्या फर्क पड़ता है, वो भी गया कोई बात नहीं। मेरा बताने का मतलब ये है, इफ एक्स इज मच मच ग्रेटर देन ए, तो एक्स का जो स्क्वायर में से ए स्क्वायर माइनस करोगे, देखो ये बहुत बड़ी टर्म में से बहुत छोटी टर्म माइनस करते हैं, अगर मैं 0.0001 रुपीज इसमें से माइनस करता तो 49 लाख 0.999 कुछ आ जाता ना, तो अप्रोक्सीमेटली 5 लाख ही रहा ना, तो बहुत बड़ी टर्म में से बहुत छोटी टर्म माइनस करेंगे तो बड़ी वाली बचेगी ना अप्रोक्सीमेटली, तो इफ एक्स इज मच ग्रेटर देन ए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विल बी अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ए बहुत छोटा है तो उसे नेग्लेक्ट कर देना यहां पर। तो ये फॉर्मूला कैसा बना बताओ, ई एक्शियल वाला फॉर्मूला कैसा बना बताओ, 2kpx अपॉन ए हटा दिया, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या बना एक्स की पावर 4, ये बात समझ में नहीं, क्योंकि ए बहुत छोटा था तो ये हटा देना, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर क्या बचता है 4, 4 से एक्स को काट दूं, काट देता हूं इसी स्टेप में, ये तुम्हें समझाने के लिए लिखा था। तो आपका फाइनल फॉर्मूला क्या बना ये, तो न्यूमेरिकल में ये इस्तेमाल करना, क्योंकि ये कैलकुलेशन बहुत बड़ी सी आएगी, ये करोगे अप्रोक्सीमेट आंसर सेम आता है, ठीक है। न्यूमेरिकल में ये इस्तेमाल करना, स्पेशल केस वन, ये बात समझ में आई। दूसरा पॉइंट, दूसरा स्टेप, स्पेशल केस सेकेंड पॉइंट, इफ एक्स इज 0, मतलब ये पी पॉइंट उठा के मैं यहीं ले आया सेंटर पे ही,
अगर x 0 होगा, अगर x को 0 डाल दोगे तो ये सारा 0 नहीं हो जाएगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी? 0, क्योंकि यहाँ 0 डालोगे, 0 इंटू एनीथिंग ये 0, सारा ही 0 हो जाएगा, है ना? x ये रहा x। ये बात समझ में आई? तो ज्यादातर ये यूज होता है, सेकंड वाला आप अभी मत यूज करना, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, इसके बारे में भी हम बाद में भी बात करेंगे। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक है, चलो कर लो, पॉज कर, ध्यान बोर्ड की तरफ सबका। तो फर्स्ट डेरिवेशन क्या थी, याद है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन है ना, इसी लाइन में सेम एक्सिस पे किसी पॉइंट पे। अगली डेरिवेशन है ऑन इट्स इक्वेटोरियल प्लेन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, सेकंड डेरिवेशन ऑन इट्स इक्वेटोरियल प्लेन। ये ज्यादा आती है पेपर में। इक्वेटोरियल प्लेन का मतलब क्या होता है कि जैसे ये आपका एक डाइपोल है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी। इस पे अगर मैं एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है पता है आपको? जो बिल्कुल मिड पॉइंट से पास करता है और 90 बनाता है। यहां किसी पॉइंट पर विच इज एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ दी पॉइंट्स, ये पॉइंट यहां से जितना डिस्टेंस पे है उतना ही डिस्टेंस यहां से भी है, इसे इक्वेटोरियल, दिस लाइन इज कॉल्ड इक्वेटोरियल प्लेन। इस लाइन पे किसी एक पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो क्या होगी? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्योंकि न्यूमेरिकल में भी काम आने वाला है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सियल क्या होता है, इक्वेटोरियल क्या होता है। एक्सियल मतलब अगर मुझे इस लाइन में यहां निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेटोरियल मतलब इसके मिड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन पे कहीं निकालना है। इक्वेटोरियल क्यों कहते हैं? क्योंकि दोनों से सेम डिस्टेंस पे होता है और ये एंगल भी सेम होता है, आइसोस्लेस्ट एंगल बन गया ना ये। ठीक है, अब डेरिवेशन ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा सा इसमें 11th का भी वेक्टर लॉ लगेगा। देखिए, ये आपका माइनस क्यू चार्ज है, ये आपका प्लस क्यू चार्ज है, यहां पर कोई एक पॉइंट है पी, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी आर है और ये डिस्टेंस भी क्या है, आर। डिस्टेंस सेम है, वो याद रखना, यहां पे नहीं लिख रहे अभी। इसका जो ये मिड पॉइंट है ओ, इसका टोटल डाइपोल लेंथ हम लोग कितना लेते हैं, 2a, है ना? टोटल डाइपोल लेंथ हम लोग लेते हैं 2a। अच्छा, हम मान लेते हैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस x है, याद है वहां भी हमने x ही माना था। फर्स्ट वाली डेरिवेशन है, सेंटर वाले पॉइंट से p पॉइंट के डिस्टेंस को आपने क्या माना था, x। अच्छा, अब x पॉइंट से जो ये माइनस चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां एग्जर्ट करेगी, अंदर की तरफ। नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड्स दी चार्ज। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगा, बाहर की तरफ। तो ये E1 होगा, E1 होगा अंदर की तरफ, E2 होगा बाहर की तरफ, है ना? इसमें भी ये E1 है, E1 से नेगेटिव की तरफ E1 जाएगा और पॉजिटिव से E2 जाएगा ना, ये E1 इधर जाएगा अंदर और यहाँ से E2 इधर जाएगा, है ना? अच्छा, अब E1 और E2 का वो वैल्यू निकाल लो। E1 और E2 का ना मैग्नीट्यूड सेम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, KQ/R²। दोनों का चार्ज तो सेम ही है, ये डिस्टेंस भी तो सेम था ना दोनों का, R। तो E1 E2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ये बात समझ में आई क्यों सेम होगा? क्योंकि चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है दोनों का, तो इसलिए इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वही इससे भी लगेगा। लेकिन टोटल कितना लगेगा? पहले तो सीधी लाइन में होता था तो हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते थे, अब तो ये टेढ़ा लग रहा है ना, एंगल में लग रहा है, तो आप ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते ऐसे डायरेक्टली कि आप इसको और इसको ऐड कर लो आंसर आए ना, ये एंगल में लग रहा है। तो मान लेते हैं ये वाला एंगल है थीटा, ठीक है, ये वाला एंगल कितना है, थीटा। अच्छा, तो देखो हमने यहां से माना E1, ये मान ले, ये माना है ना E1 है, ठीक है, ये बेस है। थोड़ा सा 11 बता दूं हल्का सा जल्दी से, बेटा आपने 11th में पढ़ा था कि अगर आपको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता है और ये एंगल पता है तो आप ये बेस निकाल सकते हो। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कॉस थीटा, तो बेस की वैल्यू कितनी आती है, h कॉस थीटा। तो अगर मुझे बेस नहीं पता तो मैं उसे क्या लिख सकता हूं, h कॉस थीटा। बेस की वैल्यू कितनी आती है, h कॉस थीटा। और परपेंडिकुलर निकालना हो तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है, ये नॉन मैथ्स वालों के लिए।
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आई, एच साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, एच साइन, ध्यान ध्यान ध्यान, इधर इधर, ये बात समझ में आई। तो बेस हमेशा इसके साथ क्या बनाता है, कॉस, परपेंडिकुलर के साथ क्या बनाता है, साइन। तो अगर मुझे ये एच की जगह ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बेस की वैल्यू में क्या लिखता, ई कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या लिखता मैं, ई साइन थीटा। दिस इज बेस। इस ट्रायंगल में इसकी वैल्यू क्या होगी, ये E1 है ना बेटा, तो यहाँ ई कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे हम, E1 कॉस थीटा। और इस ट्रायंगल में अगर ये थीटा है तो इस ट्रायंगल के हिसाब से बताओ ये क्या होगा, E2 कॉस थीटा, बेसिक तो ये भी है। इस ट्रायंगल में ई कॉस थीटा लिखेंगे तो यहाँ E1 है, और इधर भी ई कॉस थीटा लिखेंगे, ई की जगह E2 कर देंगे, है ना। तो ये दिस इज E1 कॉस थीटा एंड दिस इज E2 कॉस थीटा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब जरा देखो, मैं इसको बढ़ा रहा हूं, ध्यान इधर रखना, ये इधर बढ़ा दिया, आपने भी बढ़ाना है। ये पूरा लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगा, E2 को, और ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके पैरेलल यहां से लाइन खींचना, इसके पैरेलल, और इसके पैरेलल यहां से लाइन खींचना, ये पैरेललोग्राम बना लेना। दिस इज पैरेलल टू दिस, दिस इज पैरेलल टू दिस, पैरेललोग्राम बना देना। 11th में पढ़ाया गया था, ये सब 11th की बात है, कि अगर किसी पैरेललोग्राम के दो वेक्टर पता है तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो डायगोनल होता है, डायगोनल विल बी द सम ऑफ द अदर टू वेक्टर्स, ये रिजल्टेंट होता है ना। तो देखो जरा इस पैरेललोग्राम में, दिस इज E2 एंड दिस इज E1, ये पैरेललोग्राम बन रहा है, इसका नाम मैं कुछ दे देता हूं D, दिस इज अ पैरेललोग्राम, है ना। ये आपका कुछ भी दे दो R, इसका नाम दे दो S। तो इस डायगोनल का जो इस पैरेललोग्राम का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, उसका डायगोनल, इसका जो टोटल होगा वो उसका डायगोनल होगा, ये डायगोनल रिजल्टेंट होगा। हमें इस E2 और E1 का टोटल निकालना है, तो टोटल क्या होगा, इसका डायगोनल, है ना। नाउ दिस डायगोनल इज पैरेलल टू द बेस, ये इसके पैरेलल है ना बेस के, तो जो इसकी टोटल वैल्यू होगी वही इसकी भी टोटल वैल्यू होगी। आप मुझे इसकी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं, वेरी गुड, बिकॉज बोथ आर मूविंग इन दी सेम डायरेक्शन, तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, ऐड। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बोलो क्या होगी, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। बस इतनी ही है मेन कंसेप्ट, यही बच्चों को समझ नहीं आता है, कई लोग आगे तो मैं समझ, सिंपल सी बात, ये और ये पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐड कर दो। तो आपने क्या लिखना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बाद ये डेरिवेशन 3-4 लाइन की है टोटल, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P विल बी, इस P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है वो इन दोनों का टोटल लग रही है ना, तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E1 cos थीटा प्लस, अब E1 और E2 तो बराबर नहीं है, तो ये E2 को भी हटाकर मैं E1 लिख सकता हूं ना, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो E1 cos थीटा, T2 को हटाकर मैं क्या लिख दूंगा, E1, E1 E2 ऐड हो गए तो क्या बचा, 2E1 cos थीटा। अब E1 की वैल्यू डाल दो, E1 की वैल्यू तो यही है, तो E1 की वैल्यू डाल दो, क्या है, KQ अपॉन R स्क्वायर, और इस cos थीटा की भी डालेंगे इस ट्रायंगल से। अब मैं ये ट्रायंगल मैं आपके लिए दोबारा बना रहा हूं, नहीं तो वहां पे बहुत हौच पौच हो जाएगा। ये इतना सा ट्रायंगल PAO दिख रहा है, ये विजिबल है, जरा ध्यान से सुनना बेटा, PAO दोबारा बना रहा हूं मैं, ओ ये है। देखो ये टोटल लेंथ कितना था, 2A, टोटल लेंथ कितना था आपका, लेंथ, तो ये हाफ लेंथ क्या हो गया, A, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को आपने क्या माना था, X, और ये डिस्टेंस को आपने माना था R, और ये एंगल क्या था, थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉस थीटा क्या होगा, A डिवाइडेड बाय R। देखो जरा K तो K है, Q को Q रहने दो, A ना 2 के साथ ले लो, क्यों लिया मैंने ये, Q इंटू 2A क्या होता है, P। यहां तक बात समझ में आई। अब ये R को अगर मैं पाइथागोरस से निकालना चाहूं, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, हाइपोटेन्यूज आ नहीं जाएगा, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। थोड़ी देर और बेटा अपने ऊपर कंट्रोल रख ले तो ठीक हो गया अपने आप। अच्छा, तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो R को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना, ये R हटाकर ये लिख सकते हैं, तो देखना जरा, मैं R हटाकर क्या लिख रहा हूं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ऊपर क्या लगा हुआ है,
आपको पता है ये जो रूट होता है ना, ये हटाते हैं तो हाफ लग जाता है पावर। तो 3 × हाफ क्या हो गया, 3/2। ये डेरिवेशन है ई इक्विटोरियल की। ये ई इक्विटोरियल की यहीं पे खत्म होती है डेरिवेशन। डेरिवेशन इतनी सी है बस, लेकिन अभी पे बहुत सारा लिखवाना है। ये सब जो बोला है मैंने, ये लिखना है आपको एग्जाम में कि ये क्यों हुआ। ये बात समझ में क्या क्या हुआ। बहुत सिंपल है, ये याद कर लो बस कि भैया जो रिजल्टेंट जा रहा है वो डायगोनल होगा। डायगोनल क्या होगा, दिस प्लस दिस। E1 E2 दोनों सेम है, E2 की जगह E1 डाल दिया, ऐड हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डालना है, cos थीटा डालना है, और बस R की वैल्यू पुट करनी है। खत्म नहीं हुआ अभी, डेरिवेशन खत्म हो गई। स्पेशल केस न्यूमेरिकल के लिए डेरिवेशन यही खत्म करके छोड़ देना। स्पेशल केस खुद बना लो। पहला सुनो इधर, अगर x की वैल्यू a से ज्यादा है, अगर x की वैल्यू a से बहुत ज्यादा मतलब बहुत दूर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो a को नेग्लेक्ट कर देते हैं ना। तो क्या बनेगी जरा बताओ, क्या बना, KP डिवाइडेड बाय ए। हटा, ए हट गया, सीरियस ए हट गया, क्या बचा, x² की पावर 3/2। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, x³ KP/x³। अब स्पेशल केस सेकंड, इसी में एक बात है, आपको याद है ई एक्सेल का फॉर्मूला भी सेम आया था, बस यहाँ 2 लगा था। आप देखो वहां एक्सेल में 2 KP/x³ आया था, ये डबल होता है इससे। तो ये याद रखना कि जो ई जो ई एक्सेल होता है उसमें ट्वाइस आता है, इसमें नहीं आता। तो ई एक्सेल इज ट्वाइस ऑफ ई इक्विटोरियल, मतलब एक्सेल लाइन पे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है इक्विटोरियल के मुकाबले। तो अगर न्यूमेरिकल दोनों निकालने को आए ना, तो सिर्फ एक निकालना है, ये वाला। जैसे इसका आंसर आ गया 50 ई इक्विटोरियल का, तो उसका 100 लिख देना। एक ही निकालना, दो कैलकुलेशन मत करना। ई इक्विटोरियल निकाल के उसी का डबल कर देना, ई एक्सेल आ जाएगा। आए समझ में, ठीक है। तो ये डेरिवेशन कर लो। आप क्या करो, पहले मैं बोलूंगा तब, अभी लिखना मत कुछ, लिखो, पॉज कर दे बेटा।